जांच में विस्तृत रिपोर्ट आएगी। उसमें सभी विभागों, अगर हम बात करें पुलिस की, ट्रैफिक की, आरटीओ की, एनएचआई की, सभी लोग अपने अपने एक रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर में एक्सीडेंट के कारण क्या थे। जी सत्येंद्र, अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अभी कौन से एरिया से ये पूरी गाड़ियां निकल रही हैं, एम्बुलेंस निकल रही है, और आगे कौन कौन से एरिया अभी होकर गुजरना है? बिल्कुल, अभी हम रिस्पना पुल पहुंचे हैं। रिस्पना पुल के बाद हमारी जो एम्बुलेंस जाएगी मियांवाला से आपका मियांवाला से हर्रावाला होते हुए जॉलीग्रांट, ये पूरा जॉलीग्रांट का ये पूरा हाईवे है। लेकिन एम्बुलेंस की जो स्पीड है, भले ही अब रास्ता मैं आपको बताऊं, रास्ता 15 किलोमीटर के एयर पे है, लेकिन अभी तक जो एम्बुलेंस चल रही है, जिस स्पीड में एम्बुलेंस को लेके जाया जा रहा है, उस स्पीड के अगर हम बात करें तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। जबकि यहाँ पे से अगर जहाँ मैक्स से जब एम्बुलेंस वहाँ पहुँचती है तो कम से कम 20 मिनट में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँचती है। लेकिन जो एम्बुलेंस की जो स्पीड है, स्पीड कम होने का कारण भी यही दिख रहा है, क्योंकि उनको अभी भी पेन है। ऋषभ पंत के पांव जो घुटना है उसमें पेन है। एम्बुलेंस जो चल रही है, अगर एम्बुलेंस से थोड़ा हिल रही है तो उनके घुटने में थोड़ा जो झटका आ रहा है या दर्द हो रहा है, उस कारण को उसको बचाने के लिए एम्बुलेंस की जो स्पीड है वो बहुत धीमे की गई है। और जिस कारण अब हम ये कह सकते करीब आधे घंटे का सफर और लग सकता है हमें जॉलीग्रांट पहुंचने में। सत्येंद्र, तमाम लोगों से आपने बातचीत की होगी, इधर जो देहरादून वासी हैं या जो लोग हैं, वो ऋषभ पंत को लेकर किस तरह से दुआएं कर रहे हैं, किस तरह से उनकी उम्मीदें हैं? बिल्कुल, दुआओं की बात करें तो जिस दिन ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन से लोगों को दुआ कर रहे थे। लेकिन क्योंकि उनके जो स्वास्थ्य में भी लगातार सुधार आ रहा था, वो कहीं ना कहीं एक दुआओं, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई अस्पताल में रहता है तो उनके सबसे बड़ी दुआ तो वही थी कि गाड़ी जिस तरीके से वो जल गई थी, आपने गाड़ी की हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी कि जिस तरीके से गाड़ी वो जल रही थी या जिस तरीके से उस गाड़ी के हश्र हुआ था, उसमें बचना किसी का मुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन ऋषभ पंत के पास कहीं ना कहीं दुआएं उनके साथ पहले से थी, चाहे उनके घर वालों की बोले या उनके फैंस की बोले या पूरे उत्तराखंड या देश की, उनके साथ एक लंबी दुआएं थी। उस दुआओं का कारण आज भी आप देख सकते कि ऋषभ पंत सही सलामत हैं। उन्होंने लोगों से बातचीत की, साथ ही उन्होंने अपने फैंस को भी थैंक यू बोला। यहाँ साथ ही जिन लोगों ने उनको बचाया था, यानी कि जो सबसे पहले वो जो रुड़की के वो 2 युवक थे जिन्होंने उनको अस्पताल ले जाने में मदद की थी, उनसे भी ऋषभ पंत मिले, उनसे भी बातचीत की। तो ये पूरा, अगर दुआओं की बात करें तो ऋषभ पंत के साथ दुआओं का एक अपार भंडार है, जिस कारण उनके आज जो स्वास्थ्य है बड़ा ही सही ढंग से चल रहा है। जी, अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, तो जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ और जिस तरीके से ऋषभ पंत उसमें घायल हुए, कई सवाल और कई सबक भी देकर के ये हादसा जाता है। आपको लगता है, क्योंकि कई सालों से सत्येंद्र आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जाहिर तौर पर सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े प्रयास और बड़े दावे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम हादसों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? बिल्कुल अनुपम, अगर हम सड़क हादसों की बात करें तो उत्तराखंड में सड़क हादसे होना कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे अगर ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, 4 धाम यात्रा है, 4 धाम रूट पे अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल करीब 25% एक्सीडेंट सिर्फ उत्तराखंड में बीते कई सालों से ज्यादा बढ़े हैं। कई ज्यादा लोगों की यहाँ पे डेथ भी हुई है, क्योंकि अगर सड़क सुरक्षा की लगातार बात चलती है, एक सप्ताह पूरा देश बनाता है, उस सभी की चीजें की बात चलती है, अलग अलग इसमें विभाग हैं। लेकिन अभी भी अगर हम सड़क की बात करें तो आपने देखा होगा इस जो ये प्रकरण ऋषभ पंत का हुआ, उससे भी कई सबक मिले हैं, क्योंकि गड्ढे की भी बात आई, वहां पे सड़क का थोड़ा शिथिलीकरण की भी बात आई। लेकिन अगर हाईवे वो बना है तो उस हाईवे में गड्ढे हैं, तो ये भी एक अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि नया हाईवे है, अभी उस हाईवे को बने हुए ज्यादा समय नहीं बीता है। लेकिन गड्ढे की जब बात आई तो उससे भी एक बड़ा सवाल उठता है।
वहाँ पे ये भी जो NHAI की टीम है उन्होंने भले ही गड्ढा होने की बात को इनकार कर दिया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है, NHAI की जो रिपोर्ट है उसमें ये कि आगे थोड़ा सक्रिय है। उसका कारण भी उन्होंने ये बताया कि सिंचाई विभाग की वहाँ से नहर गुजर रही है, जिसके कारण वहाँ पे थोड़ा सक्रिय है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि वहाँ पे है। और क्योंकि अगर NH के जब हाईवे बनते हैं तो काफी ये बताया जाता है काफी सुरक्षित होते हैं, काफी लंबे चलते हैं, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं उत्तराखंड की हम बात करें तो भले ही ये एक मैदानी क्षेत्र में हुआ, रुड़की दिल्ली का जो हाईवे है उस हाईवे में हुआ, लेकिन हम पहाड़ों की भी बात करें तो पहाड़ों में भी सड़कों की बहुत ही बुरी स्थिति है। पहाड़ में भी आप देख सकते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि जब चारधाम यात्रा हुई, यात्रा के दौरान पूरी एक गुजरात की एक बस पलट गई थी, उसमें कई लोग उसमें ही मारे गए। उसके कुछ दिनों बाद पौड़ी में एक बस दुर्घटना हुई, वहां भी कई लोग मारे गए। यानी कि सड़क हादसे का उत्तराखंड से नाता काफी। लेकिन आपको नहीं लगता सत्येंद्र, जिस तरीके से आप कई सालों से वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन सारी चीजों को बड़ी बारीकी के साथ आप देखते हैं, हाईवे और साथ ही साथ जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, एक क्विक रेस्पॉन्स टीम QRT होनी चाहिए, जो कि इस तरह के हादसों में जो लोग घायल होते हैं या कहीं भी उनको स्वास्थ्य के लिए उपचार की आवश्यकता है, उसके लिए बाकायदा एक टीम हो या लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जाए जिसके जरिए लोगों का इलाज सही तरीके से हो सके। बिल्कुल अनुपम, होने के लिए तो होना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड में तो यहाँ पे हाईवे की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, यहाँ पे कोई ऐसा इंतजाम किसी भी सड़क में नहीं है कि अगर कहीं पे कोई घटना घटती है, कहीं पे कोई दुर्घटना घटती है तो क्विक रिस्पॉन्स टीम वहाँ पहुंचे। भले ही 108 एक यहाँ पे एक जीवनदायिनी बनी है, 108 में एक टीम, भले ही एक डॉक्टर्स तो नहीं रहते हैं लेकिन कुछ लोग उसमें रहते हैं जो कि प्राथमिक उपचार तो करते हैं, लेकिन बावजूद उसके भी अगर हम हादसों में यहाँ पे कमी नहीं है। सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा यहाँ पे जो दिक्कतें हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ों पे जहाँ कहीं एक्सीडेंट होता है या जहाँ कहीं कोई घटना घटती है, वहां तक पहुंचने का जो समय होता है उसमें ही बहुत ज्यादा समय लग जाता है। मतलब कहीं एक्सीडेंट हुआ, वहां अगर किसी ने 108 जो एम्बुलेंस है उसको अगर फोन भी कर दिया गया तो उस 108 जब अपने जहाँ पे वो खड़ी है वहां से और जो उस घटना स्थल तक पहुंचने का जो समय है उसमें भी कई लोग अपना दम तोड़ देते हैं। ये कोई यहाँ पे कई चीजें की, क्योंकि पहाड़ है, उत्तराखंड है, पहाड़ी रास्ते हैं, तो कई दिक्कतें भी सामने देखने को मिलती है। सत्येंद्र, अगर हम बात करें उत्तराखंड सरकार की तो पुष्कर धामी लगातार बड़े इनिशिएट लेते रहते हैं और ऐसे में जो अफसर सड़क सुरक्षा इन तमाम इंतजामों को देखते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है और जवाबदेही भी है। बिल्कुल अनुपम, अगर हम बात करें सड़क सुरक्षा की, जब पुष्कर सिंह धामी की जब सरकार आई उन्होंने लगातार ये कहा, ये आश्वासन भी दिया कि हम सड़क सुरक्षा पे लगातार काम करेंगे, सड़कों को बेहतर बनाएंगे, गड्ढा मुक्त की लगातार बातचीत चलती है। यहाँ तक कि जब ये घटना घटी थी, जिस घटना से भी कुछ टाइम पहले भी पुष्कर सिंह धामी जी के जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड है उनका एक बयान आया था कि वो उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त सभी सड़कों को करेंगे, जिससे बिल्कुल। सत्येंद्र, बताइए जरा, अपडेट दीजिए पहले, कहां तक ये काफिला पहुंचा है, कहां तक एम्बुलेंस पहुंची और कितना वक्त अभी और लगने वाला है? अनुपम, मैं बता दूं कि अभी हम ठीक मोखमपुर का ये फ्लाईओवर है और यहाँ से करीब 12 से 15 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पे एयरपोर्ट है। और अभी क्योंकि भले ही अगर हम समय की बात करें तो समय यहाँ से कम लगता है, नॉर्मल अगर स्पीड भी गाड़ी की रही तो समय कम लगता है, लेकिन एम्बुलेंस की स्पीड अगर हम बात करें तो 15 से 20 के एम्बुलेंस की स्पीड चल रही है, जिससे कि लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा जो हम एयरपोर्ट तक पहुंचने में। जी, अभी कौन से एरिया से होकर के काफिला गुजर रहा है? अभी हम मोखमपुर का ये पूरा इलाका है, मोखमपुर का ये फ्लाईओवर है, हरिद्वार बाईपास ये पूरा एरिया रोड है, ये पूरा व्यस्तम रोड है। उसे फ्लाईओवर के से आगे हम पहुंचेंगे हर्रावाला से आगे हम पहुंचेंगे कुआंवाला के बाद हम पहुंचेंगे डोईवाला होते हुए जौलीग्रांट एयरपोर्ट। जी सत्येंद्र, 2-3 बातें जरा समझाइए आप कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ, हमने CCTV का फुटेज भी देखा था और तमाम चीजें देखी थी, उसके बाद ऋषभ पंत को वहां पर बाहर निकाला जाता है, उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये सारी चीजें
एक सिस्टमैटिक वे में देखने को मिली। अगर कहीं भी थोड़ी सी भी लापरवाही होती या चूक होती तो शायद एक बड़ा हादसा हो सकता था और उसमें कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल अनुपम, क्योंकि सवेरे शुक्रवार की सवेरे 5:30 बजे की यह घटना है जब ऋषभ पंत का ये हादसा हुआ था। क्योंकि गाड़ी उनकी जो थी वो जिस तरीके से गाड़ी जल गई थी, लेकिन ऋषभ पंत क्योंकि प्लेयर रहे हैं, वो लगातार उनकी एक्टिविटीज रही, उनका जो फिजिकल वर्क है वो डेली रहता है, उस जिस कारण से वो गाड़ी आग का गोला बनने से पहले ही खुद ही उतर गए थे। ये वो चश्मदीद जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने बताया था। जो दो युवा अभी 2 दिन पहले न्यूज 18 से मिले थे, जिनसे ऋषभ पंत शाम को मिले भी थे, उन्होंने भी न्यूज 18 से एक्चुअली बातचीत में ये बताया था कि वो 5:30 बजे के तकरीबन अपने काम के लिए नासन बॉर्डर की तरफ जा रहे थे और उनके ही सामने ये घटना घटी थी। ये भी जानकारी मिली कि गाड़ी की जो स्पीड थी वो थोड़ा ज्यादा थी, जिस कारण गाड़ी अनियंत्रित हुई है। और इसका कारण क्या था, वो गड्ढा था, नींद थी, इससे तो अभी जांच रही है, तो जांच का विषय रहेगा। लेकिन जो युवक थे उन्होंने कहा कि जब गाड़ी 2-3 राउंड पलटी है, उसके बाद एक युवक जब गाड़ी से उतरता है, खून से लथपथ था, माथे से पूरा खून आ रहा था। तो वो जो 2-3 जो वहाँ पे युवक है वो उन गाड़ी की तरफ पहुंचते हैं। उस युवक को जब वो बाहर निकल गया था तो उससे बातचीत करते हैं। तो वो युवक यानी कि जो घायल ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत बताता है कि मैं ऋषभ पंत हूँ और मेरे साथ ये गाड़ी है, इस तरीके से घटना घटी। तो उन जो युवक हैं उन्होंने खुद अपना कंबल ऋषभ पंत को उड़वाया, उन्होंने अपना जो गमछा था वो ऋषभ पंत के माथे पर बांधा कि जिससे कि ब्लडिंग रुक जाए। उसी घटनाक्रम में एक बस वहाँ पे जो रोडवेज की आती है, रोडवेज की बस वहाँ पे रुकती है, क्योंकि गाड़ी जो ऋषभ पंत की वो आग का गोला बन गई थी। गाड़ी में जो बस के जो कंडक्टर थे उन्होंने 108 को फोन किया, 108 वहाँ पहुंचे, 108 उसके बाद इनको जो रुड़की का जो अस्पताल है, सादा अस्पताल जो बताया जा रहा था, उसमें लेके जाती। वहाँ करीब 2 से ढाई से 3 घंटे उनका वहाँ ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन उनके जो हल्का जो ट्रीटमेंट के बाद उनको देहरादून के मैक्स अस्पताल में रेफर करवाया गया और करीब 6 दिन तक उनका ट्रीटमेंट देहरादून के मैक्स में हुआ। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आई उनके घुटने की आई, क्योंकि सूजन कम होने का नाम नहीं ले रही थी, MRI उनका हो नहीं पाया, जिसके कि अभी भी ये जानकारी नहीं मिल पाई कि उनके घुटने में किस तरीके की इंजरी है और उसमें किस तरीके का ट्रीटमेंट होना है। जी फिलहाल ऋषभ पंत का काफिला कहाँ पहुंचा है? हाईवे की तस्वीरें कुछ सामने आ रही हैं, किस तरीके से ये गाड़ियां चल रही हैं, जरा बताइए आप। बिल्कुल अनुपम, ये हरिद्वार देहरादून हाईवे है। अभी हम जस्ट जो हम पहुंचने वाले हैं ये हर्रावाला का ये पूरा क्षेत्र है, हर्रावाला ये इलाका है। क्योंकि गाड़ी की जो स्पीड आप देख सकते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ रही है, जिसका कारण क्योंकि उसमें जो ऋषभ पंत है उनके जो घुटने के में दर्द हो रहा है और उस दिक्कत न हो, जिस कारण गाड़ी की स्पीड भी जो उनकी एम्बुलेंस की है वो एम्बुलेंस की स्पीड 20 से ऊपर नहीं बढ़ाई जा रही है। क्योंकि डॉक्टर्स की पूरी एक टीम एम्बुलेंस के अंदर है, वो जिस तरीके से जो ड्राइवर जो एम्बुलेंस के उनको ट्रीट कर रहे हैं उसी हिसाब से एम्बुलेंस चल रही है। और अभी हमें कम से कम 15 मिनट का टाइम और लग सकता है इस स्पीड के में 15 से 20 मिनट मान के चलिए, 20 मिनट का टाइम और लग सकता है हमें इसी स्पीड में एयरपोर्ट पहुंचने में। जी बिल्कुल सत्येंद्र, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार का जो रुख रहा शुरुआत से पूरे मसले पर, वो काफी सपोर्टिव रहा। मुख्यमंत्री खुद बार बार जानकारियां लेते रहे। जब हादसा हुआ तो मुख्यमंत्री बाहर थे, उसके बाद आकर के उन्होंने मुलाकात भी की। सरकार पूरी तरह से बेहतर इलाज को लेकर के लगातार निर्देश देती रही। बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन मुख्यमंत्री घटना घटी थी और उसके बाद जब ऋषभ पंत को देहरादून मैक्स में लेके आया गया उसी दिन मुख्यमंत्री का ये बयान आया था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा था कि वो ऋषभ पंत के जो इलाज है उनके बेहतर इलाज मिले, जिसके लिए उन्होंने मैक्स के जो डायरेक्टर हैं, जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं,
उनसे फोन पे बातचीत की थी और कि किसी भी तरीके से वहां दिक्कत ना आए। लेकिन उसके बाद फिर उसके 2 दिन बाद फिर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैक्स अस्पताल पहुंचे, ऋषभ पंत से मिले, उनका हालचाल जाना, उनसे बातचीत की, काफी देर उनके परिजनों से, फिर डॉक्टरों से भी पूरी जो उनके जिस तरह के ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उसकी जानकारी ली। और लगातार हम बात करें तो लगातार उत्तराखंड जो प्रशासन है, शासन है या सरकार है, ऋषभ पंत के साथ रही है। उसके क्योंकि खुद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी उनसे मिलने पहुंचे थे, कई नेता और कई मंत्री उनसे मिलने पहुंचे थे। तो अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में उनको काफी सपोर्ट मिला है, क्योंकि एक तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी अगर बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं और क्रिकेट की दुनिया के एक उभरते खिलाड़ी हैं। और जल्द उत्तराखंड में जल्द उत्तराखंड के लोग या पूरे देश के लोग अभी भी ये कामना करें कि जल्द ऋषभ पंत स्वस्थ हो और एक बार फिर वो क्रिकेट के ग्राउंड पे उतरें। जी सत्येंद्र, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये कि कितना वक्त रिकवरी में अभी ऋषभ पंत को लगता है, कब तक वो मैदान पर वापस लौटते हैं, इन सारी चीजों को लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, क्योंकि ऋषभ पंत की रिकवरी का के लिए जो जिस तरीके ट्रीटमेंट किए जा रहे थे या जिस तरीके से उनका एक पूरा सिनेरियो तैयार किया गया, इसी का एक कारण ये भी रहा है कि उनको मैक्स से यहाँ से शिफ्ट करके मुंबई के लीलावती अस्पताल में लेके जाया जा रहा है। क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद एक वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के दौरान ये क्रिकेट टीम में इनका शामिल रहे, जिस कारण बीसीसीआई और डीसीसीए ने ये पूरा एक निर्णय लिया और इनको यहाँ से शिफ्ट कराया जा रहा है। लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स, जो मैक्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, जिन डॉक्टर्स के निगरानी में ये ऋषभ पंत का इलाज चला था, उनसे हमारी जब बातचीत हुई थी तो उनका ये भी कहना था कि उनके जिस तरीके से, क्योंकि घुटने की चोट है, भले ही एमआरआई नहीं हो पाई है, अभी ये जो घुटने की इंजरी है वो किस तरीके के, भले ही उसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने अंदाजन ये कहा कि करीब करीब 4 से 5 महीना ऋषभ पंत को अभी और लगेगा कि फील्ड में वो पूरी तरह से उतर पाए। लेकिन जब अब पूरा सिनेरियो एमआरआई तक ही टिका था, अभी जब उनकी वहाँ घुटने की सूजन कम होगी उसके बाद उनका एमआरआई होगा, एमआरआई में किस तरीके के उनको ट्रीटमेंट मिलेगा या किस तरीके से उनको लीलावती अस्पताल में उनका पूरा ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद ही आगे की जानकारी मिल पाएगी। सत्येंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल अनुपम, क्योंकि अभी हम जंगल के इलाके में पहुंचने वाले लक्ष्मण सिद्ध का ये पूरा इलाका, यहाँ पे नेटवर्क की भी थोड़ा इश्यू रहता है। सत्येंद्र, मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से मैक्स अस्पताल ने पूरे केस को टेकअप किया, जब उनको लाया गया, डॉक्टर्स की तारीफ करनी होगी कि शुरुआत में जिस चीजों को भांप करके उनके इलाज के लिए जो कदम उठाए गए वो काबिले तारीफ है कि उसका असर भी दिखाई दिया। शुरुआत में तो काफी देख करके स्थिति खराब प्रतीत हो रही थी। बिल्कुल अनुपम, जिस तरीके से अगर हम पहले दिन की बात करें, जिस तरीके से पहले दिन की जो तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों को देखते हुए साफ तौर पे लग रहा था उनके चेहरे पे, उनके माथे पे या उनकी जो पीठ पे काफी इंजरियां थी, काफी चोटें थी, काफी दिक्कतें वो देखने को मिल रही थी। और उनका जो घुटने की जो बात चल रही थी उस पर भी काफी वहाँ पे बात चल रही थी। और जिस दिन से ये मैक्स में आए हैं, अगर हम डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर का साफ तौर पे कहना था कि कहीं जब वो मैक्स में आए तो उनकी जो चोटें थी वो अब काफी ठीक हो जा रही हैं, यानी कि उनके जो माथे पे जो चोट थी या पीठ पे जो चोट थी या हाथ पे जो चोटें थी, जो छोटी मोटी चोटें थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, यानी कि ठीक होने की हो रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई है, जिस कारण ये शिफ्टिंग का ये पूरा प्रक्रिया शुरू हुई है, वो कारण सिर्फ उनके घुटना के कारण रहा, क्योंकि उनके घुटने की जो सूजन है वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अगर उनके घुटने की सूजन कम हो जाती, यानी कि कुछ 1 या 2 दिन पहले अगर इनकी घुटने की सूजन कम हो जाती तो उसका एमआरआई होना था। एमआरआई के बाद ही पता चलता कि घुटने में किस तरीके की दिक्कतें हैं और उसका आगे का क्या प्रोसीजर होने हैं, क्योंकि उसी के बाद ये भी निर्णय होना था कि
कि उनका जो आगे का ट्रीटमेंट हो वो ट्रीटमेंट देहरादून में मैक्स अस्पताल में होगा या कहीं बाहर होगा। तो लेकिन घुटने की जो उनकी लगातार दिक्कतें आ रही थी उसको लेकर ये पूरा निर्णय लिया गया। और आप देख सकते हैं कि अभी हम इनकी जो एम्बुलेंस है, इनके एम्बुलेंस डोईवाला पहुंचने वाली है और उसके बाद उससे कुछ ही देर बाद जब ये जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगी और करीब आधे घंटे का टाइम, आधा 15 से 20 मिनट का टाइम जो बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट में 15 से 20 मिनट का जो टाइम लगेगा जो शिफ्टिंग पे, यानी कि एम्बुलेंस से और जो जिस प्लेन में इनको जाना है उस प्लेन तक का जो शिफ्टिंग का टाइम लगेगा वो 15 मिनट का लगेगा। और जो डॉक्टर मैक्स के जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर दिल्ली से जीसीए के आ रखे हैं, उनसे जो बातचीत करेंगे या उनको जो इनकी रिपोर्टें ट्रांसफर करेंगे या उनकी दवाई देंगे, वो उसमें 15 मिनट का जो टाइम लगेगा। उसके बाद ये यहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, लौटूंगी आपके पास क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक बार ये पूरा सिनेरियो अपने दर्शकों को समझा देते हैं, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है कि देखिए, बेहतर इलाज मैक्स अस्पताल की तरफ से देहरादून में दिया जा रहा था और हर एक सुविधा वहां पर थी। लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं, सेलिब्रिटी हैं ऋषभ पंत, और ऐसे में ये एक फाइनल डिसीजन ले लिया गया। हालांकि आप इसे थोड़ा देरी से कह सकते हैं क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी ही हुई थी। डीडीसीए की टीम भी वहां पहुंची थी, बीसीसीआई ने खुद निगरानी इस पूरे मामले पर रखी हुई थी। लेकिन आज जाके शुक्रवार को ये एक्सीडेंट हुआ था, शुक्रवार को ही मैक्स अस्पताल में भर्ती करा दिए गए थे। लेकिन आज बुधवार के दिन जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की तरफ जो कूच कर रहा है इस समय ऋषभ पंत के साथ डॉक्टर्स की टीम का कारवां, यहां से उड़ान भरेगा अब आगे मुंबई के लिए, जहां पर ऋषभ पंत को आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता पहुंचा रहे हैं इस समय लाइव, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर मुंबई अब फाइनली शिफ्ट किए जा रहे हैं ऋषभ पंत। लगातार